दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बेहतरीन एक तरह से सीरीज़ के बारे में जिसका टाइटल है थ्री बॉडी पार्ट्स। जी हाँ दोस्तों, ये जो सीरीज़ है एक साई-फाई सीरीज़ है और हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है और हाल ही में आज ही के दिन इसे रिलीज़ किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज़ के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग से रिलेटेड, साथ ही साथ कितने एपिसोड हमें देखने को मिले और आगे क्या इसका एक तरह से नया सेक्शन हमें देखने को मिल सकता है या नहीं। सारी कुछ जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। 1992 में अंग्रेजी साहित्य में बीए के साथ स्नातक होने के बाद उन्होंने कई नौकरियां की। कुछ समय के लिए सैन फ्रांसिस्को में एक क्लब बाउंसर के रूप में और 2 साल के लिए ब्रुकलिन में पॉली प्रैप में एक हाई स्कूल अंग्रेजी शिक्षक के रूप में, जहां उन्होंने कार्य किया। स्कूल के कुश्ती कोच 8-9 बेनियोफ को अकादमिक करियर में रुचि हो गई और वो 1995 में आयरिश साहित्य का अध्ययन करने के लिए 1 साल के कार्यक्रम के लिए ट्रिनिटी कॉलेज, डबलिन, TCD, गए। डबलिन में उनकी मुलाकात डीबी वीज से हुई, जो बाद में उनके सहयोगी बने। 4 बेनियोफ ने ट्रिनिटी कॉलेज में सैमुअल बेकेट पर एक थीसिस लिखी, लेकिन अकादमिक क्षेत्र में करियर न बनाने का फैसला किया। 8 उन्होंने 1 साल तक मूस, व्योमिंग में एक रेडियो डीजे के रूप में काम किया, ज्यादातर एक अतिरिक्त नौकरी के रूप में जिसे उन्होंने मुख्य रूप से एक लेखक के निव पर ग्रामीण इलाकों में 1 साल बिताने के लिए स्वीकार किया। 10 इसके बाद उन्होंने माइकल चैबोन, वहां के पूर्व छात्र, द्वारा लिखित द मिस्ट्रीज ऑफ पिट्सबर्ग को पढ़ने के बाद कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, इरविन के रचनात्मक लेखन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आवेदन किया। 11 और वहां रचनात्मक लेखन में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। 1999, 12, 2001 में पीपल पत्रिका ने बेनियोफ को अमेरिका के शीर्ष 50 सबसे योग्य बैचलर्स की सूची में शामिल किया। 13, एक वयस्क के रूप में, जब उनका पहला उपन्यास 2001 में प्रकाशित हुआ, तब उन्होंने उपनाम जैकलिन बेनियोफ का उपयोग करना शुरू कर दिया। बेनियोफ उनकी मां का विवाह से पहले का नाम है। उन्होंने बताया कि उन्होंने डेविड फ्रीडमैन नाम के अन्य लेखकों के साथ भ्रम से बचने के लिए ऐसा किया। 14-15 कानूनी उद्देश्यों के लिए 2010 के बाद से उनकी कॉपीराइट फाइलिंग में उन्हें डेविड बेनियोफ फ्रीडमैन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 1. करियर। बेनियोफ ने अपना पहला प्रकाशित उपन्यास द 25th आवर 16-17 लिखने में 2 साल बिताए, जिसका मूल शीर्षक फायरमैन डाउन था, और इरविन में अपनी मास्टर डिग्री के लिए अपनी थीसिस के रूप में पुस्तक को पूरा किया। 18-19 जब टोबी मागविरे ने प्रारंभिक ट्रेड कॉपी पढ़ी और किताब पर फिल्म बनाने में दिलचस्पी लेने लगे, तो उन्हें किताब को पटकथा में ढालने के लिए कहा गया। 12 एडवर्ड नॉर्टन अभिनीत फिल्म रूपांतरण 25वां घंटा स्पाइक ली द्वारा निर्देशित था। 19-20-2004 में बेनियोफ ने लघु कहानियों का एक संग्रह When the Nines Roll Over and Other Stories प्रकाशित किया। 21 उन्होंने पौराणिक महाकाव्य ट्रॉय 2004 की पटकथा तैयार की, जिसके लिए वॉर्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ने उन्हें $2.5 मिलियन का भुगतान किया। 22 उन्होंने मार्क फोस्टर द्वारा निर्देशित और इवान मैकग्रेगर और नाओमी वॉट्स द्वारा अभिनीत मनोवैज्ञानिक थ्रिलर स्टे 2005 की पटकथा भी लिखी। द काइट रनर 2007 के लिए उनकी पटकथा, इसी नाम के उपन्यास पर आधारित, फोर्स्टर के साथ उनके दूसरे सहयोग को चिन्हित करती है। बेनियोफ को 2004 में एक्स-मैन स्पिन-ऑफ एक्स-मैन ओरिजिन्स वुल्वरिन 2009 की पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था। उन्होंने अपनी पटकथा बैरी विंसर स्मिथ की वेपन एक्स कहानी, चरित्र पर क्रिस क्लेमोंट और फ्रैंक मिलर की 1982 की सीमित श्रृंखला 23-24 और साथ ही 2001 की सीमित श्रृंखला ओरिजिन पर आधारित की। 25 ह्यू जैकमैन ने स्क्रिप्ट पर सहयोग किया, जिसे वो पिछली एक्स-मैन फिल्मों की तुलना में अधिक चरित्र चित्रित करना चाहते थे। 26 फॉक्स ने बाद में बेनियोफ की स्क्रिप्ट को संशोधित करने और फिर से लिखने के लिए स्किप वुड्स को काम पर रखा।
27 बेनियोफ ने एक गहरी और थोड़ी अधिक क्रूर कहानी का लक्ष्य रखा था, इसे आर रेटिंग को ध्यान में रखते हुए लिखा था, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि फिल्म का अंतिम स्वर निर्माता और निर्देशक पर निर्भर करेगा। 23 2006 में बेनियोफ को जॉर्ज आर मार्टिन की उपन्यास श्रृंखला ए सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर को अपनाने में रुचि हो गई और उन्होंने प्रस्तावित टेलीविजन श्रृंखला गेम ऑफ थ्रोन्स पर DB20 के साथ काम करना शुरू कर दिया। 28 पायलट विंटर इज कमिंग को HBO द्वारा 2007 में विकसित किया गया था और श्रृंखला को 2010 में हरी झंडी दी गई थी। बेनियोफ और वीस ने शो के कार्यकारी निर्माता, श्रोता और लेखक के रूप में काम किया। इसका प्रसारण 2011 में HBO पर शुरू हुआ। बेनियोफ और वीस ने पहले द हेडमास्टर नामक एक डरावनी फिल्म की पटकथा पर एक साथ काम किया था, लेकिन ये कभी नहीं बनी। 8 उन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स के 3 एपिसोड का भी निर्देशन किया, जिसमें सिक्का उछालकर ये तय किया गया कि शो में श्रेय किसे मिलेगा। बेनियोफ को सीजन 3 के एपिसोड 3 वॉक ऑफ पनिशमेंट का श्रेय दिया गया, जबकि वीस को सीजन 4 के एपिसोड 1 टू स्वॉर्ड्स का श्रेय दिया गया। 8 उन्होंने श्रृंखला के समापन समारोह द आयरन थ्रोन का सह निर्देशन किया। 29 अक्टूबर 2007 में यूनिवर्सल पिक्चर्स ने कट कोबेन की चार्ल्स आर क्रॉस की जीवनी की एक अनुकूलित पटकथा लिखने के लिए बेनियोफ को काम पर रखा, लेकिन पटकथा का उपयोग नहीं किया गया। 30 2008 में बेनियोफ का दूसरा उपन्यास सिटी ऑफ थीव्स प्रकाशित हुआ। 31-32 अप्रैल 2014 में बेनियोफ ने घोषणा की कि उन्होंने और वीस ने स्टीफन हंटर के एक उपन्यास पर आधारित डर्टी वाइट बॉयज को लिखने, निर्माण और निर्देशित करने के लिए अपनी पहली फीचर फिल्म परियोजना शुरू की है। 3-3-3-4-2-1वीं सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म के प्री प्रोडक्शन को हरी झंडी दे दी, हालांकि उस समय दोनों निर्माताओं के पास अन्य परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण संविदात्मक दायित्व थे। हालांकि यह माना गया था कि डर्टी वाइट बॉयज का विकास धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, फिल्म का प्रचार न केवल धीमी गति से शुरू हुआ बल्कि पूरी तरह से रुक गया। केसी मूर के अनुसार कई साल हो गए हैं जब डर्टी वाइट बॉयज से जुड़े किसी भी व्यक्ति ने परियोजना की स्थिति पर अपडेट दिया है। 35 जुलाई 2017 में बेनियोफ ने घोषणा की कि वह और वीस गेम ऑफ थ्रोन्स के अंतिम सीजन के बाद एक और HBO श्रृंखला कॉन्फेडरेट का निर्माण करेंगे। बेनियोफ और वीस ने कहा, हमने कॉन्फेडरेट पर वर्षों से चर्चा की है, मूल रूप से एक फीचर फिल्म की अवधारणा के रूप में, लेकिन थ्रोन्स पर हमारे अनुभव ने हमें आश्वस्त किया है कि कोई भी HBO से बड़ा, बेहतर कहानी कहने वाला कैनवास प्रदान नहीं करता है। 36 कॉन्फेडरेट की घोषणा को सार्वजनिक शत्रुता का सामना करना पड़ा और अगस्त 2019 तक, जब नेटफ्लिक्स के साथ बेनियोफ और वीस का सौदे की घोषणा की गई, आगे नहीं बढ़ रहा है। 37 फरवरी 2018 में डिज्नी ने घोषणा की कि 2019 में गेम ऑफ थ्रोन्स के अंतिम सीजन के समाप्त होने के बाद बेनियोफ और वीस स्टार वार्स फिल्मों की एक नई श्रृंखला लिखेंगे और निर्मित करेंगे। 38 गेम ऑफ थ्रोन्स के अंतिम सीजन के अंत में change.org पर HBO के लिए एक याचिका शुरू की गई थी। इसने बेनियोफ और वीस को बेहद अक्षम लेखक कहा और सक्षम लेखकों से गेम ऑफ थ्रोन्स के 8वें सीजन को समझ में आने वाले तरीके से रीमेक करने की मांग की। 39 याचिका पर अंततः 15 लाख से अधिक हस्ताक्षर एकत्र हुए। 40 शिकागो सन टाइम्स में रिचर्ड रोपर ने लिखा है कि 8वें सीजन की प्रतिक्रिया इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें संदेह हुआ कि उन्होंने गेम के प्रशंसक और कुछ हद तक गंभीर विट्रियल का स्तर कभी देखा है। सिंहासन 41 अगस्त 2019 की शुरुआत में बेनियोफ और वीस ने नेटफ्लिक्स के साथ $200 मिलियन की एक विशेष बहुवर्षीय फिल्म और टेलीविजन सौदे पर बातचीत की। 42-43 नेटफ्लिक्स के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं के कारण बेनियोफ और वीस ने डिज्नी और लुकास फिल्म के लिए स्टार वार्स फिल्मों के निर्माण के अपने अनुबंध को छोड़ दिया। 4-4-4-5-4-6 नेटफ्लिक्स पर बेनियोफ और वीस का पहला प्रोजेक्ट स्टैंड अप कॉमेडी विशेष लेस्ली जोन्स
टाइम मशीन का निर्देशन करना था। 47 सितंबर 2020 में ये घोषणा की गई थी कि बेनियोफ, वीस और एलेक्जेंडर वुड थरी बॉडी प्रॉब्लम 3 पर आधारित एक नेटफ्लिक्स श्रृंखला लिखेंगे और कार्यकारी निर्माता होंगे। 48 व्यक्तिगत जीवन 30 सितंबर 2006 को बेनियोफ ने न्यूयॉर्क शहर में एक पारंपरिक यहूदी समारोह में अभिनेत्री अमांडा पीट से शादी की। 49 उनके 3 बच्चे हैं। 50 परिवार अपना समय मैनहट्टन और बेवली हिल्स के घरों के बीच बांटता है। वो सॉफ्टवेयर उद्यमी सेल्सफोर्स के सीईओ मार्क बेनियोफ के दूसरे चचेरे भाई हैं। ग्रंथ सूची शीर्षक वर्ष प्रकार टिप्पणी 25वां घंटा 2001 उपन्यास पेपरबैक 224 पृष्ठ प्रकाशक प्लम पुनः जारी संस्करण जनवरी 29 2002 भाषा अंग्रेजी ISBN 045228295 जब 9 रोल ओवर और अन्य कहानियाँ 2004 लघुकथा संग्रह हॉडकवर 223 पृष्ठ प्रकाशक वाइकिंग बुक्स 19 अगस्त 2004 भाषा अंग्रेजी ISBN 0670033391 चोरों का शहर 2008 उपन्यास हॉडकवर 281 पृष्ठ प्रकाशक वाइकिंग बुक्स 15 मई 2008 भाषा अंग्रेजी ISBN 0670018708 फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक लेखक निर्माता निर्देशक टिप्पणियाँ 2002 25वां घंटा हाँ नहीं स्पाइक ली नामांकित सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए बोस्टन सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड 2004 ट्रॉय हाँ नहीं वोल्फगैंग पीटरसन 2005 रहना हाँ नहीं मार्क फोस्टर जब 9 लुढ़कते हैं हाँ हाँ वह स्वयं वेन द नाइन्स रोल ओवर की कहानी पर आधारित लघु फिल्म 2007 द काइट रनर हाँ नहीं मार्क फोस्टर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए क्रिस्टोफर पुरस्कार नामांकित सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकित सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए बाफ्टा पुरस्कार नामांकित सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए सैटेलाइट पुरस्कार 2009 कसमैन ओरिजिन्स वोल्वरीन हाँ नहीं गेविन हूड जोवन एडिपो जन्म 6 सितंबर 1988 उद्धरण वांछित एक अंग्रेजी अमेरिकी अभिनेता हैं। एक उन्होंने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत पीरियड ड्रामा फैंसेस 2016 से की, जिसके बाद मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म मदर में भूमिकाएं निभाईं। 2017 एक्शन हॉरर फिल्म ओवरलॉर्ड 2018 पीरियड कॉमेडी ड्रामा बेबीलोन 2022 और ड्रामा हिज 3 डॉटर्स 2023। एडिपो ने HBO सुपरनैचुरल ड्रामा सीरीज द लेफ्टओवर्स 2015-2017, फेसबुक वॉच ड्रामा सीरीज सॉरी फॉर योर लॉस 2018-2019, अमेजन प्राइम वीडियो एक्शन थ्रिलर सीरीज जैक रयान 2019, नेटफ्लिक्स ट्रू क्राइम मिनिसीरीज में भी अभिनय किया। व्हेन दे सी अस 2019, HBO सुपरहीरो मिनिसीरीज वॉचमैन 2019 और CBS ऑल एक्सेस फैंटेसी मिनिसीरीज द स्टैंड 2020-2021। 2-3 वॉचमैन में हुडेड जस्टिस के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सीमित श्रृंखला या मूवी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 4 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा एडिपो का जन्म 1988 में अपर हैफोर्ड, ऑक्सफोर्डशायर में हुआ था। उनकी मां लंदन की एक ब्रिटिश नाइजीरियाई हैं। 5 जबकि उनके पिता चट्टानूगा, टेनेसी के एक अफ्रीकी अमेरिकी हैं। 6 उनके नाना फताई एडेपो नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति ओलुसेगुन ओबासंजो के विशेष सलाहकार थे। 7 वह 2 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। 1 वॉल्डॉर्फ, मैरीलैंड में पले बढ़े, उन्होंने स्कूल और चर्च के नाटकों में अभिनय किया। 6 उन्होंने मैरीलैंड में बॉवी स्टेट यूनिवर्सिटी में कॉलेज में दाखिला लिया और राजनीति विज्ञान और दर्शनशास्त्र में BA की उपाधि प्राप्त की। 6 राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते समय
उन्होंने रचनात्मक लेखन कक्षाएं लेना शुरू कर दिया। करियर, प्रारंभिक कार्यशालाएं और भूमिकाएं। स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद एडिपो 2011 में लॉस एंजल्स चले गए। उनका इरादा लेखक बनने का था, लेकिन उन्होंने अपनी आय बढ़ाने के लिए व्यावसायिक कार्यशालाएं आयोजित करना शुरू कर दिया। एक अतिरिक्त आय के लिए विज्ञापन बुक करने के लिए उन्होंने अभिनय की कक्षाएं लीं। अभिनय में उनकी रुचि बढ़ती गई। एडिपो ने कई उल्लेखनीय प्रशिक्षकों के संरक्षण में अभिनय का अध्ययन किया, जिनमें द रॉबी थिएटर कंपनी के बेन गिलोरी और एक्टर्स स्टूडियो के दायने हल शामिल थे। 6 मैरीलैंड में चर्च के माध्यम से उनकी मुलाकात वियोला डेविस की बड़ी बहन से हुई, जिसने उन्हें डेविस के संपर्क में आने में मदद की। डेविस ने उन्हें तकनीकों का अध्ययन करने, नाटकों में भाग लेने और जितना संभव हो उतने नाटक पढ़ने का निर्देश दिया। 8-9 फिल्म और टेलीविज़न भूमिकाएं। वह स्टूडियो ऑडियंस के सामने लाइव का हिस्सा थे, नॉर्मन लियर की ऑल इन द फैमिली और द जेफरसन। उन्होंने लियोनेल जेफरसन की भूमिका निभाई। 10 विशेष की संकल्पना और मेज़बानी जिमी किमेल द्वारा की गई थी और टीम ने उत्कृष्ट विविधता विशेष लाइव के लिए एमी को घर ले लिया। 11-2016 में उन्होंने वियोला डेविस और डेंजेल वाशिंगटन के साथ फेंसेस में अभिनय किया। 12 फेंसेस में उन्होंने कोरी मैक्सन की भूमिका निभाई है, जो डेविस और वाशिंगटन द्वारा निभाए गए मुख्य पात्रों का बेटा है। 13 एडिपो फेंसेस कलाकार का एकमात्र सदस्य था जिसने फीचर फिल्म में प्रवेश करने से पहले नाटक के 2010 ब्रॉडवे पुनरुद्धार में अभिनय नहीं किया था। 14 2017 में वो ओवरलॉर्ड में व्हाइट रसेल के साथ केंद्रीय चरित्र 15 के रूप में दिखाई दिए। दोनों ने नाजी सुपर सैनिकों द्वारा सामना किए गए अमेरिकी पैराट्रूपर्स की भूमिका निभाई। 16 2017 तक वो HBO पर द लेफ्टओवर्स पर एक नियमित श्रृंखला भी थे। 16 दूसरे और तीसरे सीजन में दिखाई दिए। 17 एडिपो ने 2017 की हॉरर फिल्म मदर में अभिनय किया, डैरेन एरोनोफ्स्की द्वारा। 18 मई 2019 में वह सेंट्रल पार्क 5 के बारे में एमी के लिए नामांकित व्हेन दे सी अस में वॉयस कैंटोन मैक्रे के रूप में दिखाई दिए। 10 सितंबर 2019 में उन्हें स्टीफन किंग के द स्टैंड के आगामी संस्करण में लैरी अंडरवुड के रूप में लिया गया था। 2 नवंबर 2019 तक वो वैंकूवर में द स्टैंड की शूटिंग कर रहे थे। 11 नवंबर 2019 में वो वॉचमैन के 6ठे एपिसोड में केंद्रीय चरित्र के रूप में दुनिया के पहले सुपरहीरो हुडेड जस्टिस की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। 4 इसके अलावा नवंबर 2019 में वो वायलेंट हॉट न मक एक अप्रकाशित स्वतंत्र फिल्म में थे, जो 2020 में रिलीज होगी। 11 उन्हें डेज्ड मैगजीन के डेज्ड 100 में से एक नामित किया गया था। 19 द थरी बॉडी प्रॉब्लम, चीनी संति शाब्दिक अर्थ थरी बॉडी, चीनी विज्ञान कथा लेखक लियू सिक्सिन की एक कहानी है जो रिमेम्बरेंस ऑफ अर्थ पास्ट त्रयी में पहला उपन्यास बन गई। हालांकि पूरी श्रृंखला अक्सर इसे थरी बॉडी प्रॉब्लम या बस थरी बॉडी कहा जाता है। एक श्रृंखला एक काल्पनिक अतीत, वर्तमान और भविष्य को चित्रित करती है जिसमें पृथ्वी 3 सूर्य जैसे सितारों की नज़दीकी प्रणाली से एक विदेशी सभ्यता का सामना करती है, जो कक्षीय यांत्रिकी में 3 शरीर की समस्या का एक प्रतिनिधि उदाहरण है। 2008 में एक स्टैंडअलोन पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने से पहले इसे मूल रूप से 2006 में साइंस फिक्शन वर्ल्ड में क्रमबद्ध किया गया था। 2006 में इसे चीनी विज्ञान कथा के लिए गैलेक्सी अवार्ड यिन्हे जियांग प्राप्त हुआ। 2012 में इसे पिछले 2 दशकों में इस शैली के सबसे सफल उपन्यासों में से एक बताया गया था। 4 केन लियू का अंग्रेजी अनुवाद 2014 में टोर बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया था। 5 वह अनुवाद सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए ह्यूगो पुरस्कार जीतने वाला पहला एशियाई उपन्यास था। 6-7 इसे सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए नेबुला पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। 8 2015 तक इसी नाम का एक चीनी फिल्म रूपांतरण निर्माणाधीन था। नेटफ्लिक्स सीरीज 3 बॉडी प्रॉब्लम
मार्च 2024 में रिलीज होने वाली है। चीनी टीवी सीरीज थरी बॉडी 2023 की शुरुआत में आई थी। पृष्ठभूमि: लियू सिक्सन का जन्म जून 1963 में बीजिंग में हुआ था। एक लेखक के रूप में अपना करियर शुरू करने से पहले वह एक इंजीनियर थे। 1989 में उन्होंने सुपरनोवा एरा और चाइना 2185 लिखी, लेकिन उस समय कोई भी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई थी। उनकी पहली प्रकाशित लघु कहानी वेल सॉन्ग जून 1999 में साइंस फिक्शन वर्ल्ड में प्रकाशित हुई थी। उसी वर्ष उनके उपन्यास विद हर आइज ने गैलेक्सी पुरस्कार जीता। 1011-2000 में उन्होंने द वांडरिंग अर्थ लिखी, जिसे गैलेक्सी अवार्ड भी मिला। 11 और 2019 में इसे एक फिल्म में रूपांतरित किया गया। 12 जब जनवरी 2006 में लघु कहानी माउंटेन सामने आई, तो कई पाठकों ने लिखा कि उन्हें आशा थी कि लियू एक उपन्यास लिखेगा। इसलिए उन्होंने छोटी कहानियों के बजाय उपन्यास लंबाई वाले ग्रंथों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। उद्धरण: वांछित पृथ्वी के अतीत की याद के बाहर लियू के उल्लेखनीय उपन्यासों में सुपरनोवा युग और बॉल लाइटनिंग शामिल हैं। जब अन्यथा व्यस्त नहीं होते, लियू एक दिन में 3,000-5,000 शब्द लिखते थे। कथित तौर पर उनकी प्रत्येक पुस्तक को पूरा होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगा। 13 अंग्रेजी अनुवाद: 2012 में चीनी अमेरिकी विज्ञान कथा लेखक केन लियू और अनुवादक जोएल मार्टिसन को चाइना एजुकेशनल पब्लिकेशंस इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (CEPIEC) द्वारा द थरी बॉडी प्रॉब्लम का अंग्रेजी अनुवाद तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसमें लियू ने पहले और आखिरी संस्करणों का अनुवाद किया था और मार्टिसन दूसरे का अनुवाद कर रहे हैं। 14 में ये घोषणा की गई थी कि श्रृंखला संयुक्त राज्य अमेरिका में टोर द्वारा प्रकाशित की जाएगी। 15 और यूनाइटेड किंगडम में ज़्यूस के प्रमुख द्वारा। 16 लियू और मार्टिसन के उपन्यासों के अनुवाद में चीनी इतिहास के संदर्भों की व्याख्या करने वाले फुटनोट शामिल हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए अपरिचित हो सकते हैं। पहले खंड के अध्यायों के क्रम में भी कुछ बदलाव हैं। अनुवादित संस्करण में सांस्कृतिक क्रांति के दौरान होने वाले अध्याय मध्य के बजाय उपन्यास की शुरुआत में दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हें 2006 में क्रमबद्ध किया गया था और 2008 के उपन्यास में दिखाई दिया था। लेखक के अनुसार ये अध्याय मूल रूप से उद्घाटन के रूप में थे, लेकिन सरकारी सेंसर का ध्यान न आकर्षित करने से बचने के लिए उनके प्रकाशकों ने इसे स्थानांतरित कर दिया। 14 कथानक: उपन्यास के भीतर कथा को समय के विभिन्न बिंदुओं के बीच कूदते हुए गैर रैखिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। घटनाओं की कालानुक्रमिक समयरेखा नीचे प्रस्तुत की गई है। सांस्कृतिक क्रांति के दौरान सिंघुआ विश्वविद्यालय से खगोल भौतिकी में स्नातक ये वेंजी सिंघुआ हाई स्कूल के रेड गार्ड्स द्वारा एक संघर्ष सत्र के दौरान अपने पिता की पीट कर हत्या होते देखती है। ये को आधिकारिक तौर पर देशद्रोही करार दिया गया है और इन्हें मंगोलिया में एक श्रमिक ब्रिगेड में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया है और बाद में जेल की सजा सुनाई गई है। जेल में ये को यांग वेनिंग और लेई झिचेंग द्वारा भर्ती किया जाता है, जो रेड कोस्ट के तहत काम करने वाले 2 सैन्य भौतिक विज्ञानी हैं, जो जासूसी उपग्रहों को नुकसान पहुंचाने के लिए उच्च शक्ति वाली रेडियो तरंगों का उपयोग करने की एक गुप्त चीनी पहल है। कुछ समय तक उनके साथ काम करने के बाद उसे पता चला कि बताया गया उद्देश्य रेड कोस्ट के सच्चे इरादे का एक मोर्चा है, अलौकिक जीवन की खोज। ये सूर्य के भीतर माइक्रोवेव गुहाओं का उपयोग करके आउटगोइंग रेडियो तरंगों को बढ़ाने की संभावना का पता लगाती है और अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए एक इंटरस्टेलर संदेश भेजती है, लेकिन किसी और को नहीं बताती है। 8 साल बाद अब यांग के साथ एक प्रेमहीन विवाह में ये को ट्राइसोलारस ग्रह से एक चिंतित विदेशी शांतिवादी से एक संदेश मिलता है, जिसमें उसे जवाब न देने की चेतावनी दी गई है, अन्यथा ट्राइसोलारस के निवासी सौर मंडल के स्थान का पता लगाने में सक्षम होंगे। इसके आधार पर उन्हें अपने संदेशों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने और पृथ्वी पर आक्रमण करने में समय लगता है।
राजनीतिक अराजकता से निराश होकर और मानव जाति का तिरस्कार करने के बाद ये ने वैसे भी प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपनी समस्याओं को निपटाने के लिए ट्रिसोल्रंस को पृथ्वी पर आने के लिए आमंत्रित किया। वह विदेशी संदेश को गुप्त रखने के लिए यांग और ले की हत्या कर देती है। कुछ समय बाद सांस्कृतिक क्रांति की समाप्ति और प्रोफेसर के रूप में सिंघुआ में ये की वापसी के साथ ये का सामना माइक इवांस, एक साधु और दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी के सीईओ के बेटे से होता है। इवांस एक कट्टरपंथी पर्यावरणविद और प्रजाति विरोधी भी हैं। ये देखते हुए कि इवांस मानवता पर भी बहुत क्रोधित है, ये उस पर विश्वास करती है और उसे रेड कोस्ट की घटनाओं के बारे में बताती है। इवांस अपनी विरासत में मिली वित्तीय शक्ति का उपयोग लोगों को काम पर रखने के लिए करता है और जजमेंट डे नामक एक विशाल जहाज खरीदता है, जिसे वह एक मोबाइल कॉलोनी और श्रवण पोस्ट में परिवर्तित करता है। ट्राइसोलारस से संदेश प्राप्त करने पर ये की कहानी को मान्य करते हुए इवांस ने ट्राइसोलारस के 5वें स्तंभ के रूप में उग्रवादी और अर्ध-गुप्त अर्थ ट्राइसोलारस संगठन ईटीओ के निर्माण की घोषणा की और ये को इसका नेता नियुक्त किया। संदेशों के अनुसार ट्रिसोल्रन आक्रमण बेड़ा पहले ही प्रस्थान कर चुका है, लेकिन 450 वर्षों तक पृथ्वी तक नहीं पहुंचेगा। समाज असंख्य वैज्ञानिकों, छोटे सरकारी अधिकारियों और अन्य शिक्षित लोगों को आकर्षित करता है जो विश्व मामलों से निराश हैं। वे एक निजी सेना इकट्ठा करते हैं और छोटे परमाणु हथियार बनाते हैं। हालांकि इवांस ने अधिकांश संसाधनों पर नियंत्रण बरकरार रखा है और ये और अन्य लोगों के विदेशी संदेशों को बदलना और रोकना शुरू कर दिया है। इसके अलावा समाज गुटों में विभाजित हो गया है। इवांस के नेतृत्व में एडवेंटिस्ट ट्राइसोल्रंस द्वारा मानवता के पूर्ण विनाश की मांग कर रहे हैं और शेन यूफई के नेतृत्व में रिडेम्पशनिस्ट ट्रिसोल्रंस को 3 शरीर की समस्या का कंप्यूटेशनल समाधान खोजने में मदद करने की मांग कर रहे हैं, जो उनके ग्रह को परेशान करता है। एक तीसरा, छोटा गुट सर्वाइवर्स अपने स्वयं के वंशजों के जीवन के बदले में ट्रिसोल्रंस की मदद करने का इरादा रखता है, जबकि बाकी मानवता मर जाती है। वर्तमान समय में नैनोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर वांग मियाओ को ये वेंजी की बेटी यांग डोंग सहित कई वैज्ञानिकों की रहस्यमय आत्महत्याओं की जांच करने के लिए एक चालाक जासूस शी कियांग के साथ काम करने के लिए कहा जाता है। उन दोनों ने नोटिस किया कि दुनिया की सरकारें एक दूसरे के साथ निकटता से संवाद कर रही हैं और युद्ध की तैयारी के लिए अपनी पारंपरिक प्रतिद्वंद्विता को एक तरफ रख दिया है। अगले कुछ दिनों में वांग को अजीब मतिभ्रम का अनुभव होता है और उसकी मुलाकात ये से होती है। वांग लोगों को थरी बॉडी नामक एक परिष्कृत आभासी वास्तविकता वीडियो गेम खेलते हुए देखता है, जिसे बाद में ईटीओ द्वारा एक भर्ती उपकरण के रूप में बनाया गया था, और खुद खेलना शुरू कर देता है। खेल एक ऐसे ग्रह का चित्रण करता है जिसकी जलवायु स्थिर और अराजक युगों के बीच अनियमित रूप से बदलती रहती है। अराजक युग के दौरान मौसम अप्रत्याशित रूप से अत्यधिक ठंड और अत्यधिक गर्मी के बीच बदलता रहता है, कभी कभी कुछ मिनटों के भीतर। निवासी, जिन्हें मानव शरीर वाले के रूप में चित्रित किया गया है, अराजक युग की भविष्यवाणी करने का एक तरीका तलाशते हैं ताकि वे बेहतर ढंग से जीवित रह सकें। मनुष्यों के विपरीत, उन्होंने खुद को कैनवास के रोल में बदलकर डिहाइड्रेट करने की विशेष क्षमता विकसित कर ली है। वे अराजक युग आने पर निष्क्रिय रहने के लिए ऐसा करते हैं और मूल्यवान संसाधनों को बचाते हैं जो अन्यथा बर्बाद हो जाते। दूसरे व्यक्ति को अपने शरीर को पुनर्जलीकरण करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्व पुनर्जलीकरण संभव नहीं है। अरस्तु, मोजी और आइजैक न्यूटन सहित ऐतिहासिक शख्सियतों से मिलते जुलते पात्र ग्रह की जलवायु के लिए एक मॉडल तैयार करने में विफल रहे, क्योंकि कई सभ्यताएं विकसित हुईं और बड़े पैमाने पर आपदाओं से नष्ट हो गईं। यह वांग ही हैं जो अंततः उस अंतर्दृष्टि पर घटित होते हैं जो थरी बॉडी के माहौल की व्याख्या करती है और दूसरों की प्रशंसा जीतती है। ग्रह 3 सूर्यों वाले एक सिस्टम का हिस्सा है, जिनकी ग्रह से दूरी और इस प्रकार आकाश में उनकी उपस्थिति और गायबता स्टोकेस्टिक और भविष्यवाणी करना कठिन है।
जब दो सूर्य दूर होते हैं और ट्राइसलारिस तीसरे की परिक्रमा करता है तो जलवायु स्थिर युग में प्रवेश करती है। जब ग्रह दो सूर्यों के बहुत करीब होता है तो जलवायु बाधित हो जाती है, जिससे अराजक युग उत्पन्न हो जाता है। यदि यह तीनों सूर्यों के करीब है तो ग्रह व्यापी आग्नेयास्त्र उत्पन्न होता है। यदि तीनों सूर्य दूर हैं तो ग्रह हिमयुग में प्रवेश करता है। अंततः भविष्य में भविष्यवाणी करना असंभव समय में ट्राइसलारिस सूर्य में से एक से टकराएगा और भस्म हो जाएगा। गेम में ट्राइसोलरेंस को पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए कॉलोनी जहाज़ों का रमान और प्रक्षेपण करते हुए दिखाया गया है, यह विश्वास करते हुए कि स्थिर कक्षा अभूतपूर्व समृद्धि की अनुमति देगी और उन्हें अपने ग्रह के विनाश से बचने देगी। वांग को ईटीओ में शामिल किया गया है और शी को उनकी एक बैठक के बारे में सूचित किया गया है। इससे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) और सोसाइटी के सैनिकों के बीच लड़ाई होती है, साथ ही ये की गिरफ्तारी भी होती है। पीएलए पनामा नहर से गुजरते समय जजमेंट डे पर घात लगाकर हमला करने के लिए कर्नल स्टैंटन के नेतृत्व में अमेरिकियों के साथ काम करता है। चालक दल को ट्राइसोलरेंस के साथ अपने संचार के रिकॉर्ड को नष्ट करने से रोकने के लिए टीम एक बाड़ में वांग के नैनो मटीरियल फिलामेंट का उपयोग करने के शी के सुझाव का पालन करती है, जो जहाज को तुरंत काट देगा और उसमें सवार सभी लोगों को मार देगा, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम को मरम्मत से परे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ट्राइसोलरेंस संचार से कई खुलासे हुए हैं। ट्राइसोलरेंस के पास बेहद उन्नत पिको टेक्नोलॉजी है जो उन्हें सोफोन्स नामक 11 आयामी सुपर कंप्यूटर बनाने की अनुमति देती है, जो 3 आयामों में देखे जाने पर एक प्रोटॉन की मात्रा पर कब्जा कर लेते हैं। इनमें से 2 सोफोन पहले ही बड़ी मेहनत से निर्मित किए जा चुके हैं और पृथ्वी पर भेजे जा चुके हैं। ट्राइसलांस के पास अंतरिक्ष यान के लिए प्रकाश से तेज यात्रा नहीं है, लेकिन वे प्रकाश की गति के करीब अलग अलग सोफोन लॉन्च करने में सक्षम हैं, जहां उनमें मतिभ्रम पैदा करने की शक्ति है। किसी भी स्थान पर जासूसी करते हैं, क्वांटम उलझाव का उपयोग करके एकत्रित जानकारी को ट्राइसलारिस तक पहुंचाते हैं और कण त्वरक के संचालन को बाधित करते हैं। ट्राइसोलरेंस को डर है कि बेड़े के आने तक मानवता आक्रमण से लड़ने के लिए पर्याप्त उन्नत तकनीक विकसित कर लेगी, और उन्होंने फैसला किया है कि यादृच्छिक परिणाम देने के लिए त्वरक को बाधित करने से पृथ्वी की तकनीकी प्रगति रुक जाएगी। एक बार जब कई सोफोन आ गए तो वे मानवता को अपने वैज्ञानिकों पर अविश्वास करने के लिए बड़े पैमाने पर दृश्य चमत्कार और अन्य मतिभ्रम गढ़ने की योजना बनाते हैं। ट्राइसोलरेंस को पता चलता है कि मानवता ने ये खोजें सोफोन के माध्यम से की हैं और पीएलए की आंखों में एक अंतिम संदेश भेजा है, आप कीड़े हैं। फिर सभी संचार बंद कर दें। अब हिरासत में ये को पुराने रेड कोस्ट बेस पर जाने की अनुमति है और वह अपने पिछले विकल्पों पर विचार करती है, ये देखते हुए कि अब से मानवता कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। शी कियांग ने वांग मियाओ और उसके सहयोगियों को अत्यधिक शराब पीने की लत में पाया और उन्हें उत्तर पूर्वी चीन में अपने गृहनगर गांव में ले जाकर उन्हें शांत किया। शी इस बात पर विचार करते हैं कि कीटनाशकों के मामले में मानवता की तमाम प्रगति के बावजूद सरल स्वभाव वाला टिड्डा अभी भी जीवित रहने और पनपने में कामयाब रहता है। नई आशा के साथ वांग और शी ट्राइसोलरेंस के खिलाफ युद्ध की योजना बनाने में मदद करने के लिए बीजिंग लौट आए। अब बूढ़े और कमजोर ये वेंजी राडार पीक के शीर्ष पर लौट आए हैं, जो कभी रेड कोस्ट सेटी ऑपरेशन बेस का स्थान था। जैसे ही वह पश्चिम में रक्त लाल सूरज को डूबते हुए देखती है, वह इस दृश्य को मानवता के लिए सूर्यास्त के रूप में देखती है। पात्र निम्नलिखित में चीनी नाम पहले परिवार के नाम और दूसरे में दिए गए नाम के साथ लिखे गए हैं। ये परिवार, ये ज़ेताई सिंघुआ विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञानी और प्रोफेसर। सांस्कृतिक क्रांति के दौरान एक संघर्ष सत्र में उसकी हत्या कर दी गई। शाओलिन भौतिक विज्ञानी और ये ज़ेताई की पत्नी। वह उस संघर्ष सत्र में उन पर आरोप लगाने वालों में से एक है जिसने उनका जीवन समाप्त कर दिया। ये वीजी
खगोल भौतिकीविद और ये ज़ेताई की बेटी। वो रेड कोस्ट बेस पर काम करते हुए ट्राइसोलरेंस के साथ संपर्क स्थापित करने वाली पहली व्यक्ति हैं। उसने यांग वेनिंग से शादी की और एक बेटी यांग डोंग को जन्म दिया। वह बाद में ईटीओ की आध्यात्मिक नेता बन जाती है और श्रृंखला की कई प्रमुख घटनाओं को सीधे प्रभावित करती है। ये वेनक्स्यू, ये वियखू, ये वेंजी की छोटी बहन, सिंघुआ हाई स्कूल की छात्रा और एक उत्साही रेड गार्ड। उनके परिवार के पतन के बाद किसी समय गुटिया हिंसा के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। रेड कोस्ट बेस। ली झिचेंग, लाई जी छेंग। रेड कोस्ट बेस पर राजनीतिक कमिश्नर। उन्होंने ये वेंजी को भर्ती किया और उसके काम की देखरेख की। बाद में वह अंतरतारकीय प्रसारण का रहस्य छुपाने के लिए उसे मार देती है। यांग वेनिंग, यांग वेनिंग। रेड कोस्ट बेस में मुख्य अभियंता, जो कभी ये ज़ेताई का छात्र था, बाद में ये वेंजी का पति था और उसके द्वारा उसकी हत्या भी कर दी गई। वर्तमान समय। वांग मियाओ, वांग मियाओ, चीनी विज्ञान अकादमी के नैनोमटेरियल शोधकर्ता और शिक्षाविद। उन्हें ईटीओ के साथ साथ जाने माने वैज्ञानिकों के बीच हाल ही में हुई आत्महत्याओं की जांच करने का काम सौंपा गया है। वांग मियाओ आभासी वास्तविकता गेम थरी बॉडी में डूब जाता है, जिसके माध्यम से उसे ट्राइसोलारिस के बारे में पता चलता है। यांग डोंग, यांग डांग, स्ट्रिंग सिद्धांतकार और ये वेंजी और यांग वेनिंग की बेटी। वह वर्तमान घटनाओं से कुछ समय पहले आत्महत्या कर लेती है। डिंग ई, सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और यांग डोंग के साथी। उन्हें पहले लियू के अन्य कार्यों बॉल लाइटनिंग में चित्रित किया गया था। शी कियांग, पुलिस जासूस और आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञ, उपनाम दाशी, बिग शी। उनका आचरण कच्चा है, लेकिन वे अत्यधिक भरोसेमंद हैं और अक्सर गहरी अंतर्दृष्टि का प्रदर्शन करते हैं। चांग वेसी, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के मेजर जनरल। शेन यूफेई, फेंग, चीनी जापानी भौतिक विज्ञानी और फ्रंटियर्स ऑफ साइंस के सदस्य। वेई चेंग, गणित में प्रतिभावान, वैरागी और शेन यूफेई के पति। वह 3 शरीर की समस्या का एक संभावित समाधान विकसित करता है। पन ही, जीव विज्ञानी, शेन यूफेई और वेई चेंग के मित्र, परिचित और फ्रंटियर्स ऑफ साइंस के सदस्य। शा रुईशान, खगोलशास्त्री, ये वेंजी के छात्रों में से एक। माइक इवांस, कट्टरपंथी पर्यावरणविद जो पैन प्रजाति साम्यवाद का समर्थन करते हैं, एक तेल व्यवसायी के बेटे भी हैं। ये वेंजी से मिलने के बाद वो ईटीओ के लिए वित्त पोषण का मुख्य स्रोत बन गया। कर्नल स्टैंटन, सी तांदून, यूएस मरीन कॉर्प्स के अधिकारी, ऑपरेशन गुझेंग के कमांडर। प्रेरणा। लियू के शुरुआती बचपन में, जब वह 3 साल के थे, उनके पिता की नौकरी बदलने के कारण उनका परिवार बीजिंग कोल डिज़ाइन इंस्टीट्यूट से शांक्सी के यांगवान में चला गया। उन्होंने अपने बचपन का कुछ हिस्सा पैतृक गृह नगर लोशान, हेनान के आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी बिताया। 25 अप्रैल 1970 को चीन का पहला उपग्रह डोंग फैंगहोंग एक लॉन्च किया गया था। लियू ने लॉन्च को अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में याद किया और इसे देखने की गहरी लालसा को याद किया। कई साल बाद लियू को यांगवान में अपने बिस्तर के नीचे किताबों का एक बॉक्स मिला, जिसमें टॉल्स्टॉय, मोबी डिक, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ और साइलेंट स्प्रिंग का संकलन शामिल था। जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ पढ़ना शुरू करने पर उनके पिता ने उनसे कहा, इसे विज्ञान कथा कहा जाता है, यह विज्ञान पर आधारित एक रचनात्मक लेखन है। यह इस शैली से उनका पहला परिचय था और बाद में उन्होंने टिप्पणी की, मेरी दृढ़ता मेरे पिता के शब्दों से उपजती है। उस समय ऐसी किताबें केवल व्यक्तियों द्वारा ही निजी तौर पर सुरक्षित रूप से पढ़ी जा सकती थी। मुझे एक द्वीप पर अकेले होने जैसा महसूस हुआ। यह एक बहुत ही अकेला राज्य है। 17
सांस्कृतिक क्रांति के दौरान एक हमले का सामना करने के बाद खगोलशास्त्री ये वेंजी को सेना के शीर्ष गुप्त रेड कोस्ट प्रोजेक्ट में लाया गया था। ये वेंजी ने अलौकिक सभ्यता की खोज में एक महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की जब उन्होंने पृथ्वी की सभ्यता की पहली ध्वनियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए सूर्य को हवाई माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। 4 प्रकाश वर्ष दूर स्थित ट्राइसोलारिस ग्रह पर 3 अनियमित सूर्यों का प्रभुत्व है। इसके निवासियों को अपने ग्रह से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि यह सैकड़ों बार नष्ट हुआ और पुनर्जन्म हुआ। ठीक इसी क्षण उन्हें पृथ्वी से संदेश मिलता है। मानवता के प्रति अपनी निराशा के कारण ये वेंजी ने पृथ्वी के निर्देशांक को ट्राइसोलरंस के सामने उजागर किया और मानव जाति के भाग्य को पूरी तरह से बदल दिया। जब पृथ्वी के मौलिक विज्ञान में एक असामान्य व्यवधान उत्पन्न होता है तो नैनोमटेरियल्स शोधकर्ता वांग मियाओ रहस्यमय ऑनलाइन गेम 3 बॉडी प्रॉब्लम खेलते हैं और इस दुनिया की सच्चाई का पता लगाना शुरू करते हैं। एक खिलाड़ी बैठक में भाग लेने के दौरान वांग मियाओ की मुलाकात पृथ्वी गुप्त संगठन ETO से होती है, जिसे ट्राइसोलरंस के आगमन की प्रतिक्रिया में बनाया गया था। ऑपरेशन गुझेंग ने ऑपरेशन सेंटर को आंशिक रूप से रिडेम्पशनिस्ट और एडवेंटिस्ट को हराने की अनुमति दी, जिससे मानव विज्ञान और विचार के अन्य क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा। इससे ये भी पता चला कि ट्राइसोलरंस ने रहने के लिए एक स्थिर स्थान की तलाश में पृथ्वी पर आक्रमण किया। मानवता का अंत निकट आ रहा है जब पृथ्वी के मौलिक विज्ञान को बंद करने के लिए सुपर टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के बाद विशाल ट्राइसोलरन बेड़ा पृथ्वी की ओर बढ़ता है। 40 रिमेम्बरेंस ऑफ अर्थ पास्ट त्रय में बाद की पुस्तकें हैं। 41 हैं एंड सैलिन द डार्क फॉरेस्ट 2008-2015 में टोर बुक्स द्वारा प्रकाशित जोएल मार्टिसन द्वारा अंग्रेजी अनुवाद। पृथ्वी विज्ञान को बंद करने और सीधे सौर मंडल में एक विशाल अंतरिक्ष बेड़े को लॉन्च करने के लिए ट्राइसोलरंस द्वारा प्रौद्योगिकी के उपयोग के बाद मानव ने भी अभूतपूर्व पृथ्वी सभ्यता संकट पर प्रतिक्रिया करने के लिए एक विशाल अंतरिक्ष बेड़े का निर्माण किया, जबकि PDC ने घातक दोष का उपयोग किया। वॉल्फेसर प्लान बनाने के लिए ट्राइसोलरंस का तर्क। ट्राइसोलरंस के खिलाफ एक गुप्त जवाबी कार्रवाई शुरू करने वाले 4 वॉल्फेसर्स में से एक के रूप में समाजशास्त्र के प्रोफेसर लुओ जी को अप्रत्याशित रूप से चुना गया है। मानवीय रणनीति को समझने में असमर्थता के बावजूद ट्राइसोलरंस बुद्धिमान लड़ाई शुरू करने के लिए पृथ्वी के विश्वासघातियों द्वारा चुने गए वॉलब्रेकर्स और वॉल्फेसर्स पर भरोसा करते हैं। सभ्यता के अस्तित्व के लिए इस भयंकर लड़ाई में लुओ जी ने अंततः पलायन और सुखवाद से बचने की अपनी जिम्मेदारियों को पहचाना और ट्राइसोलारिस सभ्यता के आक्रमण से लड़ने की रणनीति तैयार की। लुओ जी ने डार्क फॉरेस्ट नियम की भी पुष्टि की, जिसमें कहा गया है कि जो भी सभ्यता अपना स्थान बताएगी उसे मिटा दिया जाएगा। इस खोज के साथ उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में ट्राइसोलरस की स्थिति के निर्देशांक को प्रकट करने की धमकी दी, जिससे अस्थायी रूप से सौर मंडल पर ट्राइसोलरन के आक्रमण में देरी हुई और पृथ्वी और ट्राइसोलरस के बीच एक अनिश्चित रणनीतिक संतुलन स्थापित हुआ। 42 सीशे योंग शेंग मृत्यु का अंत 2010 केन लियू द्वारा अंग्रेजी अनुवाद 2016 में टोर बुक्स द्वारा प्रकाशित। पृथ्वी पर मानव चेंग शिन के जीवन को अपनी मुख्य पंक्ति के रूप में उपयोग करते हुए ये पुस्तक दूसरे कार्य डार्क फॉरेस्ट में निवारकों की स्थापना के बाद मानव इतिहास को जारी रखती है और ब्रह्मांड में डार्क फॉरेस्ट की दुर्दशा की सच्चाई को और उजागर करती है। अंधेरे ब्रह्मांड की सच्चाई की मानवता को पहली झलक ट्राइसोलरन सभ्यता के साथ लड़ाई से मिली, जिसने पृथ्वी की सभ्यता को अंधेरी रात में एक डरे हुए बच्चे की तरह कांप दिया। उनका मानना है कि उन्होंने जीवित रहने की कुंजी खोज ली है, लेकिन वास्तव में वे अंतरत रखिए लड़ाई के लिए योग्य नहीं हैं। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। ब्रह्मांडीय युद्ध के मैदान में डार्क फॉरेस्ट में हुआ हमला, जिसने 2 सभ्यताओं के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है, बस एक छोटी सी घटना है। चूंकि युद्ध की तकनीकें और हथियार मानवीय कल्पना से बहुत आगे निकल गए हैं और युद्ध के मैदान को देखने का दिन विनाश का दिन है, किसी ने कभी भी वास्तविक अंतरतारकीय युद्ध नहीं देखा है,
और इसे देखना असंभव है। हालांकि पुस्तक में सौर मंडल जीवित नहीं है, स्टारशिप सभ्यता के चेंग शिन और गुआन येफान सौर मंडल में मानव सभ्यता की लौ को बनाए रखने का प्रबंधन करते हैं। 43 अनुवाद बांग्ला दिया थरी बड़ी प्रभलेमा 2020 बल्गेरियाई त्रिते तेला 2020 कैटलन एल प्रॉब्लम डेल्स ट्रेस कोसोस 2024 चेक समस्या 3 कहानियां 2017 डच हेड ड्रेलिचामन प्रॉब्लम 2020 अंग्रेजी द थरी बॉडी प्रॉब्लम 2014 एस्टोनियाई कोलमे केहा समस्या 2019 फिनिश कोलमैन कप्पालीन समस्या 2018 फ्रेंच ले प्रॉब्लम ए ट्रोइस कॉप्स 2016 जर्मन डाई ड्रेई सोनेन 2016 ग्रीक टू प्रोबलमातो त्रेओ सोमतो 2016 हंगेरियन एक हारोम टेस्ट समस्या 2016 इंडोनेशियाई त्रिसूर्य 2019 इटालियन इल प्रॉब्लमा दे ट्रे कॉपी 2017 लिथुआनियाई त्रिजों कुन्नो समस्या 2020 जापानी संति 2019 मंगोलियाई गुरवन बेत 2019 नॉर्वेजियन ट्रालगैमा प्रॉब्लेमेट 2019 पोलिश समस्या ट्रिच सियल 2017 पुर्तगाली ओ प्रॉब्लमा डॉस ट्रेस कॉपोस 2016 रोमानियाई प्रॉब्लम सेलो ट्रेई कॉपुरी 2017 रूसी जदचा त्रेतेल 2016 सबियाई समस्या त्रितेला 2019 दक्षिण कोरिया समचे 2013 स्पेनिश एल प्रॉब्लम डे लॉस ट्रेस कुएपोस 2016 थाई दाव संथी कुबाती कर संखरम लंगलोक 2016 तुर्की यूसी सिसिम प्रॉब्लमी 2015 यूक्रेनी प्रोबलमा त्रोतिल 2017 वियतनामी टैमथू 2016 अनुकूलन फिल्म द थरी बॉडी प्रॉब्लम चीनी संति एक स्थगित चीनी विज्ञान कथा 3D फिल्म है 44 जो फैन झांग द्वारा निर्देशित है और इसमें फैंग शाफेंग और झांग जिंगचू ने अभिनय किया है। फिल्म की शूटिंग तो हो गई लेकिन ये कभी पूरी नहीं हुई या रिलीज नहीं हुई। 4, 5, 4, 6, 4, 7 कॉमिक्स 2019 से टेंसेंट कॉमिक्स द्वारा एक क्रमबद्ध डिजिटल कॉमिक रूपांतरण प्रकाशित किया गया है। 48 ऑडियो थरी बॉडी प्रॉब्लम के अध्यायों को जुलाई 2021 में टॉ बुक्स और मैकमिलन द्वारा निर्मित धारावाहिक पॉडकास्ट स्टोरीज फ्रॉम अमंग द स्टॉर्स में दिखाया गया था। थरी बॉडी प्रॉब्लम की सभी 3 पुस्तकों को जिम्लिया पर 100 एपिसोड के मंदारिन रेडियो नाटक में रूपांतरित किया गया है। 50-51 एनिमेशन माइनक्राफ्ट में थरी बॉडी प्रॉब्लम चीनी वोदे संति श्रृंखला का एक प्रशंसक निर्मित बाद में आधिकारिक तौर पर स्वीकृत एनिमेटेड रूपांतरण है जिसका निर्देशन शेन्यू झेनी ली ने किया है। 52 शुरुआत में इसे पूरी तरह से एक शौकिया माइनक्राफ्ट मशीनिमा के रूप में एनिमेटेड किया गया था। 2014 में इसके पहले सीजन के लिए कम बजट और उत्पादन गुणवत्ता थी। द थरी बॉडी यूनिवर्स के सीईओ जू याओ के अनुसार शेन्यू ने इस माध्यम को न्यूनतम में से चुना था बजट क्योंकि माइनक्राफ्ट अपने खिलाड़ियों को आसानी से वातावरण डिजाइन करने की अनुमति देता है और इसके लिए एनिमेशन की आवश्यकता नहीं होती है। पहले सीजन के पहले कुछ एपिसोड के बाद मशीनिमा प्रारूप को शो की सफलता के कारण बाद में माइनक्राफ्ट शैली वाले कंप्यूटर एनिमेशन में बदल दिया गया था। 53-54 टेलीविजन श्रृंखला टेंसेंट वीडियो द्वारा निर्मित एक चीनी टीवी रूपांतरण का प्रीमियर 16 जनवरी 2023 को हुआ। 55-2024 में एनबीसी ने अपनी स्ट्रीमिंग सेवा पीकॉक पर चीनी श्रृंखला प्रसारित की जिसका प्रीमियर 10 फरवरी को हुआ। 56 पुस्तक पर आधारित एक अमेरिकी टीवी श्रृंखला का ऑर्डर नेटफ्लिक्स द्वारा दिया गया है जिसमें डेविड बेनियोफ, डीबी वीस और एलेक्जेंडर वू लिखने और कार्यकारी निर्माण के लिए तैयार हैं। 57 नेटफ्लिक्स रूपांतरण का निर्माण 1 नवंबर 2021 को शुरू हुआ
जिसकी समाप्ति तिथि अगस्त 2022 थी। 58 रिलीज की तारीख 21 मार्च 2024 है। 59-60 रैंडेजव्स विद द फ्यूचर नामक एक पुरस्कार विजेता वृत्तचित्र श्रृंखला, जो लियू सिक्सन की विज्ञान कथा के पीछे के विज्ञान की खोज करती है, बीबीसी स्टूडियो द्वारा निर्मित और चीन में बिलेबिली द्वारा जारी की गई थी, जहां इसे 75 मिलियन से अधिक दर्शकों द्वारा देखा गया है। 61-62 पहले एपिसोड में द थ्री बॉडी प्रॉब्लम में दिखाए गए कई विचारों को शामिल किया गया है, जैसे अलौकिक सभ्यताओं को संदेश देना और गुरुत्वाकर्षण तरंग ट्रांसमीटर की संभावना। 61 श्रृंखला का कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्करण अभी तक जारी नहीं किया। बेनेडिक्ट वोंग, जन्म 3 जुलाई 1971, एक ब्रिटिश अभिनेता हैं। उन्होंने फिल्म डर्टी प्रिटी थिंग्स 2003 में अभिनय करने से पहले मंच पर अपना करियर शुरू किया, जिसके लिए उन्हें ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड नामांकन और बीबीसी सिटकॉम 15 स्टोरीज हाई 2002-2004 मिला। इसके बाद फिल्मों ऑन ए क्लियर डे 2005, सनशाइन, ग्रो योर ओन दोनों 2007 और मून 2009 और सीबीबीसी श्रृंखला स्पिरिट वॉरियर्स 2010 में भूमिकाएं मिलीं। वोंग को 2010 में नेटफ्लिक्स श्रृंखला मार्को पोलो 2014-2016 में कुबलई खान, फिल्म द मार्टियन 2015 में ब्रूस एंजी और डॉक्टर स्ट्रेंज 2016 के बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वोंग के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए और अधिक पहचान मिली। तब से उन्होंने सिफी सीरीज डेडली क्लास 2019 में अभिनय किया है। फिल्म 9 डेज 2020 में उनके प्रदर्शन ने उन्हें इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकन दिलाया। प्रारंभिक जीवन। वोंग का जन्म 3 जुलाई 1971 को एकलेस, लंकाशायर में हुआ था। वे हांगकांग के आप्रवासी माता-पिता के बेटे थे, जिन्होंने इंग्लैंड में बसने से पहले आयरलैंड की यात्रा की थी। एक उनका पालन पोषण एकल्स में हुआ, 2 और उन्होंने सेल्फोर्ड के आसपास के क्षेत्र में सेल्फोर्ड सिटी कॉलेज, तब डी ला सैले 6th फॉर्म कॉलेज कहा जाता था, में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने सेल्फोर्ड सिटी कॉलेज में 2 साल का प्रदर्शन कला पाठ्यक्रम लिया। 3. करियर। प्रारंभिक करियर। वोंग की पहली भूमिका 1993 में बीबीसी रेडियो नाटक काई मेई सॉस में थी, जिसे उनके चचेरे भाई केविन वोंग ने लिखा था। वह सिचुएशन कॉमेडी 15 स्टोरीज हाई में शॉन लॉक के साथ एरोल स्पियर्स के रूप में और लुक अराउंड यू की दूसरी श्रृंखला में फ्रैंकलिन फू के रूप में दिखाई दिए। 2003 में उन्हें डर्टी प्रिटी थिंग्स में गुओ यी की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में नामांकित किया गया था। 5. 2007 में वोंग ने फीचर फिल्म ग्रो योर ओन में अभिनय किया। 6. वोंग चैनल 4 की कॉमेडी द आईटी क्राउड की श्रृंखला 4 के दूसरे एपिसोड में प्राइम का किरदार निभाते हुए दिखाई दिए, जो कि एक पिछला काउंटडाउन प्रतियोगी था, जिसने 16वीं काउंटडाउन चायदानी जीती थी, जब उसे हेरोल्ड टोंग के नाम से जाना जाता था। 7. वोंग फिल्म शंघाई में जुसो किता का किरदार निभाते हुए और बीबीसी श्रृंखला स्पिरिट वॉरियर्स में ली की भूमिका में भी दिखाई दिए। 8. 2012 में वोंग रिडले स्कॉट की फिल्म प्रोमेथियस में जहाज के पायलट रवल के रूप में दिखाई दिए। 9. 2013 में वोंग को हेम्पस्टेड थिएटर में हैश ओ द अरेस्ट ऑफ ए वेइवेई की मुख्य भूमिका में लिया गया था। 10. कुछ ही समय बाद अल्मडा थिएटर ने घोषणा की कि वोंग झांग लिन के रूप में चिमेरिका नाटक के कलाकारों में शामिल हो गए हैं। 11. इसके अलावा 2013 में वोंग ने बीबीसी 2 कॉमेडी ड्रामा द रॉन्ग मैन्स में गैंगस्टर लाओ की भूमिका निभाई। 12. चिमेरिका में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नाटकीय प्रदर्शन का ली वेस्ट एंड फ्रेम अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 13. 2013 में वोंग ने AIWW द अरेस्ट ऑफ ए वेइवेई नामक एक राजनीतिक नाटक में पूर्व चीनी समकालीन कलाकार ए वेइवेई की भूमिका निभाई, जिसे बार्नबी मार्टिन की पुस्तक द हैंगिंग मैन में ए के खाते से लिया गया था। 14-15 अंतर्राष्ट्रीय सफलता। 2014 में वोंग ने नेटफ्लिक्स श्रृंखला मार्को पोलो में कुबलई खान की भूमिका निभाई,
12-16 जिसे 7 जनवरी 2015 को नेटफ्लिक्स द्वारा 10 एपिसोड की दूसरी श्रृंखला के लिए नवीनीकृत किया गया था। अगले वर्ष वह एक और रिडले स्कॉट साइंस फिक्शन फिल्म में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने द मार्टियन में जेट प्रोपल्शन लैब के निदेशक ब्रूस एनजी की भूमिका निभाई। 17 में उन्होंने सुपरहीरो फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज 2016 में वोंग के रूप में सह अभिनय किया। 18 और बाद में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018-19, एवेंजर्स एंड गेम 2019-20 में भूमिका दोहराई। शांग-ची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स 2021, 21 स्पाइडरमैन नो वे होम 2021, 23 डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस 2022, 24 और 2022 डिज्नी जोड़ सीरीज शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ। 25 वोंग एंथोलॉजी श्रृंखला ब्लैक मिरर के एक एपिसोड हेट इन द नेशन में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने 2016 में नेशनल क्राइम एजेंसी के एक एजेंट शॉन ली की भूमिका निभाई। 2017 में उन्होंने अर्केन स्टूडियो गेम प्री में एलेक्स यू के चरित्र को आवाज दी और अभिनय किया। 2036 नेक्सस डॉन ल्यूक स्कॉट द्वारा निर्देशित और जेरेड लेटो द्वारा सह अभिनीत ब्लेड रनर 2049 की एक प्रमोशनल लघु फिल्म प्रीक्वल है। वह 2018 की साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म एनिहिलेशन में वैज्ञानिक लोमैक्स के रूप में दिखाई दिए। 26 2019 में उन्होंने नेटफ्लिक्स श्रृंखला द डार्क क्रिस्टल एज ऑफ रेजिस्टेंस में स्कैक्सस जनरल स्कैक्वार की आवाज़ और फिल्म लेडी एंड द ट्रैम्प में बुल की आवाज़ का प्रदर्शन किया। 2020 में वह एफएक्स टेलीविजन श्रृंखला व्हाट वी डू इन द शैडोज के एक एपिसोड में एक नेक्रोमैंसर के रूप में दिखाई दिए। वोंग का 2013 का राजनीतिक नाटक AIWW द अरेस्ट ऑफ ए वेइवेई को समाचार नेटवर्क द गार्जियन के माध्यम से मई 2020 में फिर से स्ट्रीम किया गया था। वर्तमान कार्य 2021 में वोंग ने डिज्नी एनिमेटेड फिल्म राया एंड द लास्ट ड्रैगन में योद्धा विशाल टोंग को आवाज दी। 2021 में उन्हें 9 डेज में क्यों के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक पुरुष के लिए स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 27 वोंग लियू सिक्सन के चीनी उपन्यास द थरी बॉडी प्रॉब्लम के नेटफ्लिक्स लाइव एक्शन रूपांतरण के लिए कलाकारों में शामिल हुए 28, जिसकी शूटिंग उसी वर्ष के अंत में शुरू हुई। 29 2022 में बीबीसी रेडियो के माध्यम से वोंग ने फिर से ए वेइवेई के साथ साझेदारी का और ए के संस्मरण 1000 ईयर्स ऑफ जॉयज एंड सॉरोज के लिए कथावाचक के रूप में काम किया। 30 व्यक्तिगत जीवन वोंग मैनचेस्टर यूनाइटेड एफसी के प्रशंसक हैं। 2 फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियाँ 2000 चुंबन चुंबन बैंग बैंग पैट प्राउडेंस 2001 बुद्धि साथी 2 जासूसी का खेल लेन देन 2002 गंदी सुंदर चीजें गुओयी 2003 कोड 46 चिकित्सक 2005 एक साफ दिन में चांद एक मुर्गा और बैल की कहानी ईडी 2007 धूप ट्रे अपने आप का विकास कुंग सांग 2008 लागो विंच विलियम क्वान 2009 चंद्रमा थॉम्पसन 2010 शंघाई जुसो किता 2011 महिला कर्मा फूंचो जॉनी इंग्लिश पुनर्जन्म चिहान ली दर्द निवारक नीलकंठ लघु फिल्म 2012 प्रोमेथियस प्रसिद्ध हो जाना 2013 काउंसिलर ली दृश्य हटाए गए 31 2013 हमिंगबर्ड मोचन श्री चॉय किक एस 2 मिस्टर किम 2015 मंगल ग्रह का निवासी ब्रूस एनजी 2016 डॉक्टर अजीब वोंग 2018 विनाश लोमैक्स एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर वोंग 2019 एवेंजर्स एंड गेम डेविड कॉपरफील्ड का व्यक्तिगत इतिहास मिस्टर विकफील्ड मिथुन पुरुष बरून लेडी एंड द ट्रम्प बैल आवाज 2020 9 दिन क्यों 2021 विलुप्त डॉक्टर चुंग आवाज राया एंड द लास्ट ड्रैगन टोंग आवाज 32 शांग-ची और द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स वोंग
स्पाइडरमैन नो वे होम। 2022 मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज। 2023 जादूगर का हाथी जादूगर आवाज जोवन एडेपो। जन्म 6 सितंबर 1988। उद्धरण वांछित एक अंग्रेजी अमेरिकी अभिनेता हैं। एक उन्होंने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत पीरियड ड्रामा फैंसेस 2016 से की, जिसके बाद मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म मदर में भूमिकाएं निभाईं। 2017 एक्शन हॉरर फिल्म ओवरलॉर्ड। 2018 पीरियड कॉमेडी ड्रामा बेबीलोन। 2022 और ड्रामा हिज 3 डॉटर्स। 2023 एडिपो ने HBO सुपरनैचुरल ड्रामा सीरीज द लेफ्टओवर्स 2015-2017, फेसबुक वॉच ड्रामा सीरीज सॉरी फॉर योर लॉस 2018-2019, अमेजन प्राइम वीडियो एक्शन थ्रिलर सीरीज जैक रयान 2019, नेटफ्लिक्स ट्रू क्राइम मिनिसीरीज में भी अभिनय किया। व्हेन दे सी अस 2019, HBO सुपरहीरो मिनिसीरीज वॉचमैन 2019 और CBS ऑल एक्सेस फैंटेसी मिनिसीरीज द स्टैंड 2020-2021। 2-3 वॉचमैन में हुडेड जस्टिस के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सीमित श्रृंखला या मूवी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 4. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। दोस्तों बात की जाए तो स्टोरी के बारे में, तो इसकी जो स्टोरी है इसी एक तरह से नाम के आधार पर एक तरह से नोवेल है उससे ली गई है, और उसी नोवेल पर इसका जो एक तरह से टाइटल है सीरीज का वो रखा गया है। सेक्शन 1 हमें देखने को मिला है, जिसके अंदर तकरीबन हमें 8 एपिसोड देखने को मिले हैं, और इंडिया के अंदर इसे हिंदी में भी लॉन्च किया गया है। तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इसकी एक तरह से जितने भी एपिसोड 8 एपिसोड हमें देखने को मिले हैं वो आप जाकर उस पर देख सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो